स्पाउस एक अनकही सी दिल की दास्तान बाय सैमा सिर्फ एपिसोड नंबर 41। मरियम और अलान के जाने के बाद माहिर ने मशारिब को देखा तो मशारिब ने गहरा सांस भरा। फिर मशारिब, सलार और उमैस ने माहिर को मरियम की सारी स्टोरी सुनाई तो माहिर ने अफसोस से सर झुकाया। इसे यूं खामोशी से सर झुकाते देखकर मशारिब ने सलार को देखा। तो क्या तुम अब भी मरियम से शादी करना चाहते हो? और अगर ऐसा है तो तुम्हें अलान को भी एक्सेप्ट करना होगा, वरना मरियम कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी। मशारिब के सवाल पर उमैस फौरन बोला तो माहिर ने हाँ में सर हिलाया और फिर खामोशी से अंदर की जानिब बढ़ गया। इसे यूं खामोशी से जाते देखकर उमैस, मशारिब और सलार ने एक दूसरे को देखा और फिर गहरा सांस लेते अंदर की जानिब बढ़े ताकि फ्रेश होकर जोयान के पास जा सकें। दूसरी जानिब मरियम, जो भागकर शराजी मेंशन के अंदर आई थी, सीधी अपने कमरे में जाती खुद को बंद कर गई, जबकि अलान भागता हुआ इसके पीछे आया। मगर बंद दरवाजे ने इसे मुंह चढ़ाया तो वो मजीद परेशान हुआ। मॉम, मॉम प्लीज ओपन द डोर, प्लीज मॉम, आर यू ओके मॉम? अलान दरवाजा पीटता चिल्लाता बोला, मगर अंदर से कोई आवाज न आई। तो अलान परेशानी से हरम के कमरे की जानिब भागा। पाशा, मॉम ने खुद को रूम में लॉक कर लिया है और वो दरवाजा खोल भी नहीं रही हैं। प्लीज कुछ करें, मुझे परेशानी हो रही है। लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्यों किया है? मेरी वजह से किया है, सब मेरा कसूर है। ना मैं पैदा हुआ होता, ना ये सब कुछ होता। मॉम उस सिंगर माहिर शाह को पसंद करती है, मगर जब उसे पता चला कि मैं उनका बेटा हूँ तो वो खामोश हो गया। शायद से वो मॉम से शादी नहीं करना चाहता, इसलिए मॉम ने खुद को रूम में बंद कर लिया है। और ये सब मेरी वजह से ही तो है। आप मुझे वापस स्पेन भेज दें, मैं वापस चला जाऊंगा मॉम से बहुत दूर, तो शायद वो मेरी मॉम को एक्सेप्ट कर ले। हरम के कमरे में आते ही अलान फौरन बोला तो हरम ने परेशानी से सवाल किया, जिस पर अलान सर झुकाता बोला तो हरम ने अपना आईब्रो झुकाया। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, इन्हें बाहर से मशारिब की चीखने की आवाज आई। इस आवाज को सुनते हरम और अलान फौरन से बाहर भागे तो इन्हें सामने ही मशारिब गुस्से से मरियम का दरवाजा पीटता नजर आया। मशारिब, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं मरियम को बाहर निकाल रहा हूँ, इसे और माहिर को बात करने की जरूरत है। मैंने तुमसे कह दिया ना मशारिब, मुझे माहिर से कोई बात नहीं करनी है, चले जाओ यहाँ से प्लीज। हरम के सवाल पर मशारिब फौरन बोला तो अंदर से मरियम की चीखती आवाज सुनाई दी, जिस पर बाहर खड़े सब लोगों ने गहरा सांस भरा। फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगी, फिलहाल इसे कुछ वक्त अकेला रहने दो, यही उसके लिए बेहतर है। हरम की बात सुनते सबने हाँ में सर हिलाया और फिर खामोशी से वहां से चले गए, जबकि हरम भी एक नजर मरियम के कमरे के बंद दरवाजे पर डालती खामोशी से वहां से निकलती चली गई। ये मंजर था शराजी मेंशन के लॉन का, जहां पर माहिर अपनी जेबों में हाथ डाले खड़ा किसी गहरी सोच में गुम था जब किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। माहिर इस लम्स को अच्छे से पहचानता था, इसीलिए बिना पलटे मुस्कुराने लगा। तुम्हारी मुझे डराने की आदत गई नहीं माही? सच में आज आपको डराने का दिल नहीं था, मैं तो बस आपसे बात करने आई थी। भाई, आपने क्या सोचा मरियम के बारे में? वो अच्छी लड़की है। हाँ मगर अलान, मैं मेरी मॉम को छोड़ दूंगा। माहिर की बात सुनते माहम मुस्कुराकर इसके सामने आई और परेशानी से बोली, तो माहिर ने इसे परेशानी से देखा। अभी माहम की बात पूरी भी ना हुई थी कि इन्हें अपने पीछे से अलान की आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनते वो दोनों ही एक झटके से पीछे मुड़े, जब इन्हें अलान लाल सुर्ख आंखों के साथ अपने सामने खड़ा नजर आया। मैं मेरी मॉम को छोड़ दूंगा, मैं हमेशा हमेशा के लिए वापस स्पेन चला जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा, मगर फिर आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप कभी मेरी मॉम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरी मॉम ने अपनी लाइफ में बचपन से ही बहुत दुख देखे हैं, वो जाहिर नहीं करती हैं, मगर मैं जानता हूँ वो बहुत परेशान रहती हैं और वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। आप प्लीज़ मेरी वजह से मेरी मॉम को मत छोड़िएगा, मैं उनसे दूर हो जाऊंगा सिर्फ उनकी खातिर। प्लीज़ आप मेरी मॉम को मत छोड़ना, वो बहुत अकेली हो जाएंगी। अच्छा, और इन्हें छोड़ने के बाद जो तुम अकेले होगे वो? आप मेरी फिक्र ना करें, मैं बड़ा हो गया हूँ, अपना ख्याल रख सकता हूँ, बस आप मेरी मॉम का ख्याल रखिएगा। अलान रोता हुआ मासूमियत से बोला तो माहिर ने फौरन सवाल किया, जिस पर अलान अपनी आंखें साफ करता बोला तो माहम ने माहिर को देखा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं मेरी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ, तो क्या मैं कभी कभी उनसे फ़ोन पर बात कर सकता हूँ? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी माँ को एक्सेप्ट करूँ तो तुम्हें इससे बिल्कुल कतई ताल्लुक करना होगा, ना कोई कॉल ना मैसेज, यूं जैसे तुम कभी थे ही नहीं। बोलो, अगर तुम्हें ये मंजूर है तो मैं तुम्हारी मॉम को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। अलान की बात सुनते माहिर गुस्से से बोला, तो माहम और अलान दोनों ने परेशानी से इसे देखा, जबकि माहिर की बात सुनते अलान कुछ खामोश हुआ। मुझे मंजूर है, मैं पाशा से बात करूंगा, वो मुझे स्पेन वापस भेज देंगे।
پھر میں کبھی موم سے نہیں ملوں گا، مگر آپ پلیز انہیں خوش رکھنا اور ان کا بہت خیال رکھنا۔ مجھے پتا ہے میرے جانے کے بعد وہ بہت روئیں گی اور میں بھی بہت روؤں گا انہیں یاد کر کے، مگر کوئی بات نہیں، موم کے لیے کچھ بھی۔ آپ انہیں سنبھال لینا ماہر بھائی، انہیں بہت خوش رکھنا۔ تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم مجھے نام سے بلاؤ۔ سوری، وہ میں تو، کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں باپ کو نام سے نہیں بلاتے الان؟ الان روتا ہوا بولا تو ماہر نے غصے سے جواب دیا، جبکہ اپنے بھائی کو اس طرح الان سے بات کرتے دیکھ کر ماہم بھی حیران و پریشان تھی۔ ماہر کی بات سنتے الان معصومیت سے بولا۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ماہر اس کی بات کاٹتا مسکرا کر بولا، جبکہ ماہر کی بات سنتے ماہم اور الان دونوں نے حیرانگی اور پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا تم دونوں مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تمہاری موم نے میری بات سنی ہی نہیں اور خود سے ہی سارے مطلب نکالتی وہاں سے چلی گئی، تو پھر میں کیا کرتا تم ہی بتاؤ؟ اوپر سے تم بھی آ کر مجھے بول رہے ہو کہ تم اسے چھوڑ دو گے۔ کیوں بھائی، کیوں چھوڑو گے؟ ماں ہے وہ تمہاری، اس دنیا میں اس پر سب سے زیادہ حق تمہارا ہے۔ ارے تمہیں تو مجھے آ کر ڈائریکٹ بابا بولنا چاہیے تھا، مگر نہیں، تم تو روتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا بولی جا رہے ہو۔ یہاں تم رو رہے ہو، اوپر تمہاری ماں رو رہی ہے۔ اب بتاؤ میں کیا کروں، کس کو پہلے چپ کرواؤں؟ ارے دونوں ماں بیٹا مجھ غریب پر کچھ تو رحم کرو۔ ماہر کی بات سنتے ماہم ہلکا سا مسکرائی، اسے اپنے بھائی پر فخر ہوا۔ جبکہ ماہر کی بات سنتے الان نے پریشانی سے اسے اور ماہم کو دیکھا تو ماہم مسکرا کر آگے بڑھی اور الان کو بازو سے پکڑتی اپنے ساتھ لیتی ماہر کے پاس آئی اور اسے ماہر کے سینے سے لگایا تو ماہر نے الان کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا بناتے اس کے سر پر بوسہ دیا، جبکہ خود کے گرد ماہر کا حصار الان کو ایک نئے احساس سے روشناس کروا گیا۔ بابا آئی لو یو بابا، لو یو ٹو میرا بچہ۔ چلو اب تمہاری مما کو بھی مناتے ہیں، ورنہ اکیلی بیٹھی روتے روتے پتہ نہیں کیا سوچتی رہے گی۔ الان کی بات سنتے ماہر مسکرا کر بولا تو الان نے ہاں میں سر ہلایا، پھر ماہر کے ساتھ مریم کے کمرے کی جانب آ گیا۔ موم دروازہ کھولیں پلیز، دیکھیں آپ سے ملنے کون آیا ہے۔ الان میں نے کہہ دیا مجھے کسی سے نہیں ملنا، پلیز چلے جاؤ یہاں سے۔ الان دروازہ بجاتا مسکرا کر بولا تو اندر سے مریم نے فوراً جواب دیا، جس پر الان نے پریشانی سے ماہر کو دیکھا تو ماہر ہلکا سا مسکرایا۔ تبھی مشارب نے ایک گٹار لاتے ماہر کو پکڑایا تو ماہر نے مسکرا کر اسے پکڑتے گلے میں پہنا اور الان کو آنکھ ماری تو الان مسکرانے لگا۔ پھر ماہر نے گانا گانا شروع کیا۔ کیوں تھا مجھ سے خفا، کیا تھی میری خطا، تھا کیوں مجھ سے جدا، اب ہے مجھ سے جڑا، تو ہے وہی دل نے جسے اپنا کہا تھا، میں ہوں یہاں تو ہے کہاں، تیری نظروں کا دل پہ ہوا ہے اثر، تو میرا محبوب ہے جانا، تیری الفت میں جیتا ہر پل، تو ایک تحفہ ہے خدا کا۔ گٹار کی دھن پر ماہر بڑے ہی ایکسپرٹ انداز میں گانا گانے لگا، جبکہ ماہر کو یوں اپنی ماں کو مناتے دیکھ کر الان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ماہر کو گانا گاتے دیکھ کر مشارب ایک بار پھر وہاں سے چلا گیا۔ وہ ان تینوں کو وقت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ تینوں ایک ہو سکیں، جبکہ کمرے کے باہر سے ماہر کا گانا سنتے مریم مزید خود میں سمٹ گئی۔ گانا ختم ہونے کے بعد ماہر نے الان کو دیکھا تو الان نے دروازے کا ہینڈل نیچے کیا، مگر دروازہ نہ کھلا۔ کتنی ڈھیٹ موم ہے تمہاری، اب آپ کیا کریں گے؟ اب منائیں گے آپ کی موم کو اور کیا؟ ماہر کی بات سنتے الان نے مسکرا کر سوال کیا تو ماہر نے فوراً جواب دیا، پھر مریم کے کمرے کا دروازہ بجانے لگا۔ روحم پلیز اوپن دا ڈور، آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو۔ میری مما کا نام مریم ہے، ماہر دروازہ بجاتا اونچی آواز میں بولا تو الان نے پریشانی سے جواب دیا، جس پر ماہر نے اسے حیرانگی سے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ آئی نو، بے فکر رہو۔ آسکم پلیز جسٹ ٹاک ٹو می نا۔ ماہر کی بات سنتے الان نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ ماہر ایک بار پھر دروازہ بجاتا مریم کو ترکش نام سے بلاتا بولا تو اب کی بار دوسرا نام دیکھتے الان حیران ہوا، مگر بولا کچھ نہ۔ امور میو پلیز لسن ٹو می پلیز۔ ماہر کو اٹیلین میں خود کو بلاتے دیکھ کر اندر بیٹھی مریم حیران ہوئی، مگر نہ وہ کچھ بولی اور نہ ہی اس نے دروازہ کھولا۔ لا میاں انیما پلیز اوپن دا ڈور یار۔ ماہر کو ایک اور نیا نام استعمال کرتا دیکھ کر الان نے منہ بنایا، اسے اب غصہ آ رہا تھا، اس کی ماں کتنے نخرے کر رہی تھی، جبکہ ماہر کتنے پیار سے اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، اور تو اور اس نے گانا بھی گایا تھا، وہ بھی کتنے پیار سے، مگر اس کی ماں کو تو ذرا سا بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کم سے کم الان کو تو ایسا ہی لگا۔ امور میو میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں یار، پلیز میری ایک دفعہ تو بات سن لو، مجھ پر یوں ظلم تو نہ کرو نا، دیکھو میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، پلیز دروازہ کھول دو، ایک دفعہ میری بات سن لو، پھر تم جیسا بولو گی میں اور الان ویسا ہی کریں گے، تم کہو گی تو ہم باپ بیٹا خاموشی سے یہاں سے چلے جائیں گے، مگر پلیز بات تو سنو نا، اتنی ظالم تو مت بنو اسکورپیو۔
माहिर दरवाजा बजाता परेशानी से बोला। फिर खुद के और अलान के रिश्ते पर जोर देता मुस्कुराकर अलान को आंख मारता बोला तो अलान मुस्कुराने लगा। जबकि इसकी बात सुनते मरियम ने उठते दरवाजे का लॉक खोला। दरवाजे के लॉक की आवाज सुनते माहिर ने गहरा सांस भरा और फिर दरवाजा खोलता कमरे में दाखिल हुआ। तो इसके पीछे पीछे अलान भी दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर गया। पूरा कमरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। जबकि मरियम अपने सीने पर हाथ बांधे कमरे में बनी इकलौती खिड़की के आगे खड़ी बाहर आसमान पर सजे चांद को देख रही थी। कितनी जालिम हो तुम, कितनी मिन्नतें करवाई मुझसे और सुबह लॉन में भी खुद से ही बोलकर चली गई, मेरी एक बात नहीं सुनी। माहिर, हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। मैं एक जवान बेटे की माँ हूँ, तो तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अच्छा, पिछले 20 मिनट से मैं दरवाजा पीट कर चिल्लाकर बोल रहा था, सिर्फ तुमसे ये सुनने के लिए। तो ऐसा नहीं है मिस मरियम। माहिर की बात सुनते मरियम फौरन बोली। तो माहिर ने गुस्से से जवाब दिया, जबकि अलान खामोशी से जाता बेड पर बैठ गया। मैंने तुमसे कहा ना। हाँ, तुमने जो कहा मैंने सुन लिया, अब तुम मेरी भी सुनो। मैं मॉम डैड से बात कर चुका हूँ और उन्हें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। अब तुम बताओ, उनको तुम्हारे घर कब भेजूं? क्या वो जानते हैं कि मैं सैयद जात से नहीं हूँ और मेरा एक बेटा भी है? अभी मरियम बोल ही रही थी कि माहिर इसकी बात काटता बोला। जिस पर मरियम ने गुस्से से सवाल किया तो माहिर ने गहरा सांस भरा। हाँ, जानते हैं वो कि तुम सैयद जात से नहीं हो, मगर वो जोयान का हाल देख चुके हैं, इसलिए उन्हें कोई एतराज नहीं। और जहां तक बात रही अलान की, तो मैं उनसे बात कर लूंगा। मुझे पता है जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो उन्हें भी नहीं होगी। और मुझे अलान दिलो जान से कबूल है, समझी? माहिर प्लीज, मैं तुमसे क्या मरियम, तुम क्या चाह रही हो? अभी किसी मस्जिद ले जाकर निकाह पढ़वा लूं? खुद से हर बात के आइडिया लगा रही हो, खुद से बोल रही हो, मेरी कोई बात समझने को तैयार नहीं। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? माहिर की बात सुनते मरियम परेशानी से बोली। अभी मरियम बोली ही थी कि माहिर गुस्से से आगे बढ़ता इसका हाथ पकड़ता इसे अपनी तरफ घुमाता बोला। जिस पर मरियम ने खामोशी से नजरें झुकाई। तो माहिर ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और मरियम से कुछ फासला बनाया। तुम क्या चाह रही हो मरियम, मुझे बस इतना बता दो। मेरे यहाँ आने का मेन मकसद तुमसे जवाब लेना था, वरना जोयान की खबर तो मैं हॉस्पिटल से ले चुका था और मैं वहीं से वापस जा भी सकता था। बताओ क्या चाहती हो? इट्स डैट कि मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे जो भी फैसला लेना है उसमें अलान की मर्जी जानना जरूरी है। मुझे कोई मसला नहीं है मॉम, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि मेरे फेवरेट सिंगर मेरे डैड बनेंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ। माहिर की बात सुनते मरियम फौरन बोली तो अलान ने मुस्कुराकर बड़े ही जोशीले अंदाज में जवाब दिया। जबकि इसकी बात सुनते माहिर ने मरियम को देखा। बस बेटा तुम्हारा मान गया है, अब तुम बताओ, मॉम डैड को घर भेजूं या तुम्हें उठाकर किसी मस्जिद ले जाऊं? जब तुम दोनों आपस में सब सेट कर चुके हो तो ये भी मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये भी खुद ही आपस में डिसाइड कर लो ना। ठीक है, कर लिया हम दोनों ने डिसाइड। माहिर की बात सुनते जब मरियम को अपने सब रास्ते बंद नजर आए तो वो गुस्से से मुड़ती बोली। जबकि इसके यूं मुंह पलटकर गुस्से से बोलने पर माहिर ने अलान को इशारा किया तो अलान ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। अलान का सर हिलते देखकर माहिर मुस्कुराकर बोला तो मरियम ने मुड़ते परेशानी से इन दोनों को देखा। जाओ बेटा, मेरे ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। माहिर की बात सुनते अलान हाँ में सर हिलाता है बाहर की जानिब बढ़ा। तो मरियम ने हैरानगी और परेशानी से इसे देखा। इससे पहले कि मरियम कुछ समझती, माहिर ने इसे एक झटके में अपने कंधे पर डाला तो मरियम ने चीखते इससे खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। आस्किम, आपने खुद बोला है कि हम डिसाइड कर लें कि क्या करना है, तो हम बाप बेटा डिसाइड कर चुके हैं, इसलिए अब बस खामोशी से हमारे साथ चलें। माहिर, मैं कह रही हूँ मुझे नीचे उतारो, अगर कुछ उल्टा पुल्टा किया तो आई विल किल यू। माहिर मुस्कुराकर बोलता मरियम को लेता बाहर की जानिब बढ़ा। तो मरियम जो किसी बोरी की तरह इसके कंधे पर लदी थी चिल्ला कर बोली। जबकि माहिर इसकी बात को इग्नोर करता इसे लेता सीधा बाहर पोर्च की जानिब बढ़ा। जबकि इसे यूं जाते देखकर सबने परेशानी से एक दूसरे को देखा। माहिर मरियम को लेता सीधा पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ी के पास आया और फ्रंट सीट का दरवाजा खोलता इसे अंदर बिठा गया। फिर खुद घूमकर ड्राइविंग सीट की जानिब आया और ड्राइवर से गाड़ी का रिमोट पकड़ गया। आप यहीं रुके, मैं कुछ वक्त में वापस आ जाऊंगा। माहिर की बात सुनते ड्राइवर ने हाँ में सर हिलाया तो माहिर ने अलान को गाड़ी में बैठने का इशारा किया, जिस पर अलान खुशी खुशी पिछली सीट पर बैठा। तो माहिर ने अपनी गाड़ी शराजी मेंशन से बाहर की जानिब बढ़ा दी। मुझे आपसे अभी कोई निकाह नहीं करना। चले अभी ना करिएगा, बाद में कर लीजिएगा, पर निकाह तो आपका मुझसे ही होगा, जो जी में आए करें। मरियम की बात सुनते माहिर मुस्कुराकर बोला। तो मरियम गुस्से से बोलती गाड़ी से बाहर दौड़ते मनाजिर देखने लगी। जबकि इसकी बात पर माहिर ने अपनी हंसी दबाई तो इसे अपनी हंसी दबाता देखकर मरियम ने मुंह में बड़बड़ाना शुरू किया, जिस पर माहिर ने मुस्कुराकर इसे देखा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी।
इस वक्त सब लोग हॉस्पिटल में मौजूद थे क्योंकि डॉक्टर श्याम ने हरम को कॉल करते इन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल बुलाया था। जोयान की हालत अचानक से खराब हो गई थी और इसे वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था। आयशा बेगम और रिशाल का रो रो कर बुरा हाल था, जबकि सैयद इब्राहिम अलवी आईसीयू के बाहर दीवार से टेक लगाए खड़े थे। वो एक ही हफ्ते में बूढ़े लगने लगे थे, जबकि उस्मान अपनी माँ के पास बैठा इन्हें अपने सीने से लगाए हुए था। अभी सब लोग बैठे ही थे कि अचानक से एक डॉक्टर तेजी से बाहर आई। डॉक्टर श्याम, जल्दी चलिए, पेशेंट का बीपी एकदम से गिर रहा है। इस डॉक्टर की बात सुनते डॉक्टर श्याम हमें सर हिलाता अंदर की जानिब बढ़ा, जबकि बाकी सब बस परेशानी से आईसीयू के दरवाजे को देखने लगे, जहां से कभी भी कोई भी खबर आ सकती थी। फिर कुछ मिनटों के बाद डॉक्टर श्याम कमरे से बाहर आया तो इसे परेशान देखते सबको किसी अनहोनी का एहसास हुआ। श्याम, मेरा भाई, हमने वेंटिलेटर उतार दिया है, इसे अब मजीद वेंटिलेटर की जरूरत नहीं थी। उस्मान डॉक्टर श्याम के सामने खड़ा होता सवाल कर गया, जिस पर डॉक्टर श्याम ने फौरन जवाब दिया। तो इसका जवाब सुनते आयशा बेगम ने मजीद रोना शुरू किया। आयशा बेगम को रोते देखकर बाकी सबकी आंखों में भी आंसू आए। मशारिफ फौरन से जाजिब के सीने से लगा, जबकि सलार ने बहराम के कंधे पर सर रखा। उमैस तो अपने पीछे पड़े बेंच पर ढहस आ गया, जबकि उंजिला ने मुंह पर हाथ रखते अपनी चीख दबाई तो उर्विल ने इसे अपने सीने से लगाया। मरियम भी रोती हुई माहिर के बाजू पर सिर टिका गई। ये क्या हो गया था? सैयद इब्राहिम अलवी की जिद ने इन सब का कितना बड़ा नुकसान कर दिया था। इन सब से इनका साथी छीन लिया था। इनका हंसता मुस्कुराता जिगरी यार शायद आज अपनी जिंदगी की बाजी हार गया था। ये मंजर था रोमानिया का, जहां पर इस वक्त शाजिल मिराज खड़ा सामने लगे शीशे से अंदर देख रहा था, जहां पर एक बड़ा सा कमरा मौजूद था और इस कमरे में बने बेड पर हयाम लेटी छत को देख रही थी, जबकि डॉक्टर सिया इसके पास बैठी इसकी बाजू में एक इंजेक्शन लगा रही थी। जैसे जैसे इंजेक्शन में मौजूद महलूल हयाम की रगों में उतरता जा रहा था, वैसे वैसे ही उसकी आंखें लाल होती जा रही थीं। इंजेक्शन खाली होने के बाद हयाम की आंखें लाल सुर्ख हो गईं और फिर खेल शुरू हुआ मौत का, क्योंकि इस इंजेक्शन की वजह से हयाम एक इंसान से दरिंदा बन गई। वो रशिया की डॉन एंजल बन गई। फिर वो एक झटके से उठ खड़ी हुई और इसने सामने खड़े गार्ड का गला दबोचा, तो वो गार्ड खुद को इससे छुड़ाने लगा। जबकि हयाम ने मजीद इसकी गर्दन पर जोर दिया तो वो गार्ड खींच खींच कर सांस लेने लगा। इसे ये सांस लेते देखकर डॉक्टर सिया ने इशारा किया तो 2-3 गार्ड्स आगे बढ़े और इन्होंने हयाम को काबू करना चाहा। जब हयाम एक झटके से खुद को इनसे छुड़ाती एक बार फिर इस गार्ड को पकड़ गई। हयाम को बेकाबू होते देखकर डॉक्टर सिया ने फौरन से इसे नींद का इंजेक्शन दिया तो हयाम का पूरा वजूद ढीला पड़ता चला गया और वो जल्दी नींद की गहरी वादियों में खो गई। रात 1 बजे का वक्त था जब इन्हें शराजी मेंशन के लाउंज से किसी के चीखने की आवाज आई। वो चीख जनाना थी और इस चीख को सुनते सब लोग ही अपने अपने कमरों से बाहर भागे थे। वो सब जैसे ही लाउंज में बने टेरिस पर पहुंचे तो इन्हें नीचे लाउंज में ईमान खड़ी नजर आई। इसे यूं अकेले लाउंज में खड़े देखकर सबने परेशानी से इसे देखा, फिर एक एक करते नीचे लाउंज में आ गए। ईमान, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मशारिफ के सवाल पर ईमान ने परेशानी से सामने की जानिब इशारा किया तो सब लोग इस जानिब मुतवज्जा हुए, जहां सामने ही इन्हें सोफे पर एक साया सा नजर आया। अंधेरे में इस साए को देखते मशारिफ ने भी थूक निकला और ईमान का बाजू पकड़ा तो ईमान ने घूर कर अपने नामदार शोहर को देखा, जो इसे छुपाने के बजाय खुद इसके पीछे छुप रहा था। क्या हुआ है? क्यों इतनी रात को शोर कर रहे हो? तुम्हारे घर में भूत है पाशा? पहली बात तो ये कि ये मेरा नहीं, उमैस, नाइट किंग और डिमोन का घर है। दूसरी बात, तुम जैसा एक भूत कम था जो अब दूसरा भी आ गया। हरम अपनी आंखें मसलती लाउंज के टेरिस पर आकर खड़ी होती बोली तो मशारिफ ने फौरन जवाब दिया, जिस पर हरम ने टेरिस की रेलिंग पर हाथ रखते झुकते जवाब दिया तो मशारिफ ने इसे घूर कर देखा। इससे पहले कि मशारिफ कुछ कहता अचानक से सीढ़ियों के नीचे से 2 साए बरामद हुए। इन 2 सायों को देखते ईमान से ज्यादा जोर से चीख मशारिफ ने मारी, जबकि मशारिफ की चीख सुनते इन 2 साए में से एक आगे बढ़ा और इसने मशारिफ को रखकर चांटा मारते इसकी चीख बंद करवाई। जबकि चांटा पड़ने के बाद मशारिफ ईमान को आगे करता खुद इसके पीछे खड़ा हुआ तो ईमान को गुस्सा आया। देखें भूत जी, मैं बहुत मासूम हूँ, इसलिए आप मेरे शौहर को ले जाएं। ये लें, वैसे भी सब इन्हें शैतानों के चाचा जी कहते हैं। आप इन्हें ले जाएं प्लीज, मुझे बख्श दें भूत जी। कैसी बीवी हो तुम? अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या? मैं सफेद साड़ी पहन लूंगी, सिंपल। ईमान की बात सुनते मशारिफ तड़प कर बोला तो ईमान ने मासूमियत से जवाब दिया, जबकि इसका जवाब सुनते मशारिफ को गुस्सा आया। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम बेवा हो जाओगी, लालची औरत। क्या कहा आपने? मैं आपको औरत लगती हूँ?
अच्छा, मैंने तो तुम्हें लालची भी कहा, वो तो तुमने सुना नहीं। मशारिब की बात सुनते ईमान अपनी पसलियों पर हाथ रखते बोली। तो मशारिब ने फौरन जवाब दिया। जबकि इसकी बात सुनते ईमान ने इधर उधर देखा ताकि कुछ उठाकर इस शख्स के सर में मार सके। अभी ईमान इधर उधर देख ही रही थी कि सामने खड़ा दूसरा साया आगे बढ़ा और इसने ईमान को गन लोड करके पकड़ाई। तो ईमान ने गन पकड़ते मशारिब पर तानी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? नीचे करो इसे, ये खिलौना नहीं है पागल औरत। आपने मुझे औरत कहा? मशारिब, आई विल किल यू। लो, ये है औरतें। इसे इस बात पर मसला नहीं है कि मैंने इसे लालची और पागल कहा, बल्कि इस बात पर है कि मैंने इसे औरत कहा। हद है, औरत ना कहूं तो क्या कहूं, मर्द। मशारिब कमाल था। मशारिब की बात सुनते ईमान गन इसकी जानिब करती बोली। तो मशारिब गुस्से से चिल्लाता बोला। जबकि इसकी बात सुनते ईमान गुस्से से चीखती गन का ट्रिगर दबा गई। वो तो शुक्र था वक्त रहते मशारिब नीचे को झुका और गोली सीधी जाती पीछे पड़े वास को लगी। अगर 1 मिनट भी लेट होता तो इस वक्त मशारिब कमाल अल्लाह जी को प्यारा हो चुका होता। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इसे नीचे करो। पहले माफी मांगे। मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूं, मैं तुमसे माफी मांगू? बिल्कुल नहीं। मशारिब की बात सुनते ईमान चिल्लाती बोली। तो मशारिब ने फौरन जवाब दिया। जबकि इसकी बात सुनते ईमान ने एक बार फिर ट्रिगर दबाया तो मशारिब फौरन से नीचे झुका। जबकि अब की बार गोली सीधी जाती पीछे दीवार में लगी। रात के अंधेरे में धड़ाधड़ गोलियां चलते और लोगों की चीखें सुनते सोफे पर मौजूद साये में हलचल हुई और फिर वो उठ बैठा। भूत जी, मैं नहीं थी, ये यही थे, इन्हें ही लेकर जाएं। मॉम बचाओ। इस साये को उठते देखकर ईमान फौरन से डरती गन छोड़ती बोली। तो मशारिब जो इसी सोफे के आगे खड़ा था चिल्लाकर बोलता भागकर आता शीजल के पीछे छुपा। जबकि सोफे से साये को उठते देखकर ईमान ने चीख मारी तो उस्मान ने आगे बढ़ते लाउंज की लाइट्स ऑन की और सब कुछ वाजे हो गया। सोफे पर सोया साया कोई और नहीं उबैद शराजी था। जबकि सीढ़ियों के नीचे से बरामद होने वाले 2 साये उमैस और उर्विल शराजी के थे। इन ट्रिपलेट्स को शराजी मेंशन में भूतों की तरह घूमते देखकर सबके मुंह खुले। जबकि मशारिब गुस्से से आगे बढ़ा। मुझे चांटा किसने मारा? जब तू ये मनहूस शक्ल लेकर औरतों की तरह चिल्लाएगा तो तुझ पर फूल तो बरसेंगे नहीं, चांटे ही बरसेंगे। अंधे शराजी, तुम रात के इस वक्त सीढ़ियों के नीचे से कैसे आए और तुम वहां कर क्या रहे थे? मशारिब के सवाल पर उमैस गुस्से से बोला। तो मशारिब ने भी गुस्से से सवाल किया, जिस पर उमैस ने उर्विल को देखा। मैं और मेरा जुड़वा भाई बेसमेंट में अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर रहे थे जब हमें चीखों की आवाज आई, और फिर जब हम ऊपर आए तो तुम लाउंज में खड़े यूं चिल्ला रहे थे जैसे तुम बेवा हो गए हो। मैं मर्द हूँ और मर्द रंडवा होता है। जिस हिसाब से तू चिल्ला रहा था तू बेवा ही होगा। उमैस की बात सुनते मशारिब गुस्से से बोला। तो उर्विल ने फौरन जवाब दिया। जबकि इसकी बात सुनते मशारिब ने मुंह बनाया। 1 मिनट, तुम दोनों नीचे से आए ठीक है, तुम यहाँ सोफे पर क्या कर रहे थे? मैं सो रहा था, इस गधे की चीखों और गोलियों की आवाजों ने उठा दिया। हाँ, गन किसने दी थी इस पागल औरत को? उस्मान के सवाल पर उबैस फौरन बोला तो मशारिब का नया दुख जागा। जबकि इसकी बात सुनते ईमान ने गुस्से से इसके पाँव पर अपना पाँव रखा तो मशारिब की चीखों ने पूरा शराजी मेंशन अपने सर पर उठा लिया। किसकी मौत आई है इस वक्त जो यूं चिल्ला रहा है? स्पाउस, मशारिब को इसकी बीवी से मार पड़ रही है। मैं कह रही हूँ अवैस बहुत मुश्किल से सोया है, अगर वो अब उठा तो इसे भी अपने साथ ही रखिएगा फिर। मशारिब की चीखें सुनते नाइजा गुस्से से कमरे से बाहर आती बोली। तो मशारिब को सांप सूंघा। जबकि उबैस मासूमियत से बोला तो नाइजा ने गुस्से से जवाब दिया। शराजी खानदान की सबसे बड़ी बहू को एक्शन में और फ्रांस के डॉन डिमॉन को भीगा बिल्ला बने देखकर सब हैरान थे। उबैस बेटे, आप यहाँ क्यों सो रहे थे? वो मेरा सर दर्द था और अवैस बहुत रो रहा था तो मैं यहाँ सो गया। तो भाई तुम मेरे पास आ जाते, मेरे रूम में मेरे साथ सो जाते। तौकीर साहिब के सवाल पर उबैस ने एक नज़र अनाइजा को देखते जवाब दिया। तो सलार फौरन बोला, जिस पर उबैस ने हाँ में सर हिलाया। अच्छा चलो, अब तो अवैस सो गया है ना, जाओ अब अपने कमरे में जाकर सो। नहीं मॉम, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, ये सोफ़ा कंफर्टेबल है। नौशीन शराजी की बात सुनते उबैस ने एक नज़र टेरिस पर देखा जहाँ पर से अनाइजा गायब थी। अनाइजा को टेरिस पर ना पाकर उबैस समझ चुका था कि वो जालिम औरत एक बार फिर कमरे में सोने जा चुकी है। फिर उबैस फौरन बोला तो सबने हैरानगी से इसे देखा। क्या सोफ़ा कंफर्टेबल है, चलो यहाँ से। उबैस की बात पर बहराम फौरन बोला और आगे बढ़ते इसका हाथ थामा। तो उबैस ने नफ़ी में सर हिलाया। जबकि बहराम इसे लेता फौरन से ऊपर वापस आया और इसे इसके कमरे के आगे खड़ा करता खुद अपने कमरे की जानिब बढ़ा। अब क्या तुम्हें तुम्हारे बेड तक छोड़कर आना पड़ेगा? कुछ ही कदम आगे बढ़ते बहराम अपने ध्यान पलटा तो उबैस को अपने कमरे के दरवाजे पर स्टिल खड़ा देखते परेशानी से बोला, जिस पर ना चारों चार उबैस को दरवाज़ा नॉक करना पड़ा।
उबैस को दरवाजा नॉक करते देखकर सब ने हैरानगी से इसे देखा, जबकि कमरे में मौजूद इसका 2 फुटिया इसके दरवाजा बजाने से उठ गया और अनाइजा का गुस्सा मजीद आसमानों पर चढ़ा। वो गुस्से से उठती दरवाजा खोल गई। दरवाजे पर उबैस को देखते अनाइजा यही समझी कि सब अपने अपने कमरे में जा चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं था। वो सभी खड़े इसे और उबैस को देख रहे थे। आपको मैंने क्या कहा था? आपको मेरी प्यार की जबान समझ में नहीं आई थी? मैंने कहा था ना, अगर आपकी वजह से अवैस उठा तो इसे भी आप ही संभालेंगे। अब वो उठ गया है, अब मैं क्या करूं? मैं संभाल लेता हूँ, कोई जरूरत नहीं, जाकर बाहर सोफे पर सोएं। क्योंकि मैंने तो आपको नाश्ता नहीं दिया था। बहुत शौक है ना आपको मजलूम बनने का, तो अब पूरी तरह बने। और हाँ, अगर अब दरवाजा नॉक किया तो अगले 2 दिन उसी सोफे पर गुजारने होंगे। अभी उबैस ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि अनाइजा गुस्से से बोली, जबकि इसकी बात सुनते उबैस ने मासूमियत से जवाब दिया। तो अनाइजा एक बार फिर चिल्लाती बोली और गुस्से से उबैस के मुंह पर दरवाजा बंद कर गई। जबकि अनाइजा की इस हरकत पर नौशीन शहनाजी और मारिया का मुंह खुला। मतलब कि उबैस खुद बाहर नहीं सोया था, इसे उसकी बीवी ने कमरे से बाहर निकाला था। जबकि अपनी बीवी की इस हरकत पर उबैस ने आंखें बंद करते गहरा सांस भरा। इसकी बेगम ने आज सबके सामने इसकी इज्जत का कचरा किया था। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, अचानक से अलवीना के कमरे का दरवाजा खुला और सयाम बाहर निकला। अंदाज ऐसा था जैसे किसी ने इसे धक्का देकर बाहर निकाला हो। आज आप बाहर सोफे पर ही सोएंगे, समझे सयाम खानजादा? बाहर निकलते ही सयाम जैसे ही मुड़ा तो अलवीना ने इसके मुंह पर इसका तकिया और चादर मारा और फिर चिल्लाकर बोलती ठा की आवाज के साथ इसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर गई। जबकि सियाम बस अपना सा मुंह लेकर रह गया। उबैस के बाद सियाम को भी कमरे से निकलते देखकर सब बड़ों का मुंह खुला। जबकि सब बच्चों ने कहका लगाया तो उबैस और सियाम ने एक दूसरे को बेचारगी से देखा। अब हमें पता चला कि हमारा भाई सोफे पर क्यों सो रहा था। ज्यादा खी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी शादी हो ले फिर तुमसे पूछूंगा। इसे तो इसकी बेगम ने इसके कमरे से निकाला क्योंकि ये अपनी माँ बहन के सामने मजलूम बना। तुम्हें क्यों निकाला? उर्विल की बात सुनते सबने अपनी हंसी दबाई तो बैस गुस्से से बोला, जिस पर बहराम ने परेशानी से सवाल किया। इन सबको आपस में मसरूफ होते देखकर सब बड़े खामोशी से अपने अपने कमरों में चले गए। जबकि सब लड़कियां भी अपने कमरे की जानिब बढ़ी तो सब लड़के आते फर्स्ट फ्लोर के लाउंज में बैठे। भाई ने आपसे कोई सवाल किया था, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने बस इतना बोला कि तुम येलो कलर मत पहना करो, इसमें तुम मोटी लगती हो। तो बस गुस्सा हो गई कि आपने मुझे मोटा बोला। मैं गरीब तो अपनी बात ही समझाता रह गया और मुझे धक्के देकर कमरे से निकाल दिया। सलार की बात सुनते श्याम मुंह बनाता बोला तो सबने कहका लगाया। जबकि इन्हें कहका लगाते देखकर श्याम ने मजीद मुंह बनाया। चले कोई नहीं, आज हम सब आप दोनों के साथ ही हैं, बेफिक्र रहे। वैसे कैसी अजीब बात है ना, इनकी बीवियां इन्हें कमरे से निकाल देती हैं और इन साहिब की बीवी इनकी आवाज़ सुनकर बेहोश हो जाती हैं। आप दोनों की बीवियां क्या करती हैं? हमने अपनी बीवियों को इतना फ्री नहीं किया हुआ, समझे? वो दोनों हमसे डरती हैं, लिमिट में रखा हुआ है हमने उन्हें। उमैस की बात सुनते सलार मुस्कुरा कर बोला तो जाजिब और उस्मान ने एक दूसरे को देखा, जिस पर सबने इन्हें हैरानगी से देखा। जाजिब, आपने सोना नहीं है आज? तो चलें फिर। उस्मान, आपका सारी रात जागने का इरादा है? तो चलें। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता हरीम और माहम एक साथ लाउंज में आई। फिर हरीम गुस्से से बोली तो जाजिब ने हाँ में सर हिलाया, जिस पर हरीम गुस्से से इशारा करते बोली तो माहम ने सवाल किया, जिस पर उस्मान ने नफी में सर हिलाया। उस्मान का सर नफी में हिलते देखकर माहम भी कमरे की जानिब इशारा करती बोली। तो उस्मान और जाजिब अच्छे बच्चों की तरह उठ खड़े हुए और फिर खामोशी से अपनी अपनी बेगमात के पीछे चल दिए। इन दोनों के जाने के बाद लाउंज में बाकी सब लड़कों का जबरदस्त कहका गूंजा था। ये मंजर था शराजी मेंशन के लाउंज का, जहां पर इस वक्त नौशीन शराजी की अदालत लगी हुई थी और इनकी अदालत की मुजरिम वो दोनों लड़कियां थीं जिन्होंने रात में अपने शौहरों को कमरे से निकाला था। अलवीना और अनाइजा को सर झुकाए नौशीन शराजी के सामने खड़ा देखकर उबैज और सयाम को बहुत मजा आया, जबकि वो दोनों बेचारियां खामोशी से खड़ी पिछले आधे घंटे से एक अच्छी बीवी बनने पर लेक्चर ले रही थी। कमाल साहिब और उबैद शराजी को अब इन दोनों पर तरस आने लगा था, मगर वो चाह कर भी नौशीन शराजी की बात काट नहीं सकते थे क्योंकि ऐन मुमकिन था कि नौशीन की तोपों का रुख इनकी जानिब हो जाता। लेक्चर खत्म होने के बाद नौशीन शराजी ने इन दोनों को बोला था कि वो आज अपने अपने शौहरों के लिए कुछ मीठा बनाएंगी। ये उन दोनों की तरफ से एक माफीनामा होगा, जिस पर अनाइजा और अलवीना ने हाँ में सर हिलाते किचन का रुख किया था। इन दोनों को यूं शराफत से जाते देखकर उबैज और सियाम ने अपनी हंसी दबाई थी। आपने कुछ ज्यादा ही डांट दिया बच्चियों को।
कुछ ज्यादा नहीं डांटा मैंने और ना कुछ गलत कहा है। अरे भाई, इन बच्चियों को कोई लिहाज है? यूं कौन अपने शौहरों को कमरे से निकालता है? शौहर का रुतबा मजाजी खुदा का होता है और ये अपने मजाजी खुदा के साथ ऐसा सलूक करती हैं। हमने भी ये वक्त गुजारे हैं, हमने तो आज तक अपने शौहर को कमरे से नहीं निकाला। लड़े मरे जो मर्जी करे कमरे की हद तक करते हैं, यूं सबके दरमियान तमाशा थोड़ी लगाते हैं। आयशा बेगम की बात सुनते नौशीन शराजी फौरन बोली तो आयशा बेगम मुस्कुरा दी। फिर नौशीन शराजी की नज़र लाउंज में दाखिल होती हरम पर पड़ी, जिसने ब्लैक रंग का ट्रैक सूट पहन रखा था। शायद से वो जॉगिंग करके आई थी। ए लड़की, इधर आओ, मेरी बात सुनो। जी बोले। हरम को देखते नौशीन शराजी इसे इशारा करती बोली तो हरम आती इनके सामने खड़ी होती बोली, जिस पर नौशीन शराजी ने इसका ऊपर से लेकर नीचे तक पहले तो जायजा लिया, फिर इसे गुस्से से घूरा। अच्छे घर की लड़कियां इस तरह के कपड़े पहनती हैं? बिल्कुल ऐसे ही पहनती हैं। बुरे घर की लड़कियां तो 2 पीस में घूमती हैं। मैं तुम्हें पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। मेरे तंज को समझो। भाई जवान लड़कों वाला घर है, कुछ शर्म करो, कुछ लिहाज करो। कल को ससुराल जाओगी तो क्या मुंह दिखाओगी? नौशीन शराजी की बात सुनते हरम फौरन बोली तो नौशीन शराजी गुस्से से बोली, आज अपनी माँ को हर किसी की क्लास लेते देखकर मारिया ने अपनी हंसी दबाई। अब जो मुंह है वही दिखा दूंगी। आय हाय लड़की, जबान कम चलाओ। अच्छे घर की लड़कियां जबान नहीं चलाती। बिल्कुल, वो सिर्फ हाथ चलाती हैं और अपने शौहरों को कमरे से निकाल देती हैं। हरम की बात सुनते सबने अपनी हंसी दबाई तो नौशीन शराजी गुस्से से बोली। जबकि इनकी बात सुनते हरम अपनी हंसी दबाती बोली तो इसकी बात का मतलब समझते नौशीन शराजी ने उबैस को घूरा। कटवा दी माँ की नाक, आ गया सुकून। देख लो, अब ये कल की आई लड़की मुझे बातें सुना रही है। यही अगर तुमने अपनी बीवी पर रोब रखा होता तो ये नौबत तो ना आती। हाँ तो आपके दूसरे बेटे ने रखा हुआ है ना रोब। माशाल्लाह से इतना रोब है कि उसकी आवाज सुनकर उसकी बीवी बेहोश ही हो जाती है। मैं तुमसे तुम्हारे कपड़ों का बोल रही हूँ। जवान लड़कों वाला घर है, अच्छा नहीं लगता। मर्द का क्या है, वो तो देखेगा ही। तुम अपना पहनावा ठीक करो। नौशीन शराजी की बात सुनते हुए बैज ने गहरा सांस भरा। जबकि हरम फौरन बोली तो नौशीन शराजी ने गुस्से से जवाब दिया, जो मर्द मुझे देखता है तो उसकी नीयत खराब है, मेरा पहनावा नहीं। और अगर आपको इतना बुरा लगता है कि इस घर का कोई जवान लड़का मुझे ना देखे तो अपने इन जवान लड़कों की आंखों पर पट्टी बांधे, क्योंकि मैं तो ऐसे कपड़े ही पहनूंगी। और मुझे एक बात बताएं, लड़की ही क्यों अपना पहनावा बदले, इन मर्दों की नीयत भी तो बदले ना। आप उन्हें ऐसा मर्द बनाए कि कोई लड़की इनके पास से गुजरते हुए सर उठाकर गुजरे, ना कि अपना दामन बचाकर। समझी आप? हरम की बात सुनते नौशीन शराजी कुछ खामोश हुई। बात तो हरम की सही थी। हर बार गलती औरत की तो नहीं होती, कभी कभी मर्द को भी गलत बोल देना चाहिए। नौशीन शराजी को खामोश देखते हरम अपने कमरे की जानिब बढ़ी। तभी अलवीना और अनाइजा ट्रे में अपने अपने शौहरों के लिए अपने हाथ से बनाया गया मीठा लेकर आई थी। अनाइजा ने खीर बनाई थी जबकि अलवीना ने गाजर का हलवा। इन दोनों को यूं लाइन पर देखते हुए बैज और सयाम ने अपनी हंसी दबाई और फिर अपने सामने पड़ी ट्रे से बाउल उठाया। जैसे इन दोनों ने पहला पहला निवाला मुंह में लिया, इन दोनों ने ही परेशानी से अपनी अपनी बीवियों को देखा, जिन्होंने आंख के इशारे से इसे खत्म करने का इशारा किया। तो सियाम और उबैज ने एक दूसरे को देखा। इनकी बीवियां कभी सुधर नहीं सकती थी, ये बात तो आज इन्हें कंफर्म हो गई थी। अलवीना ने गाजर के हलवे में चीनी के बजाय लाल मिर्चें डाली थी और वो सियाम को आंखें निकालती पूरा बाउल खत्म करने का इशारा कर रही थी, जबकि अनाइजा ने खीर में चीनी के बजाय नमक डाला था और 1 या 2 चम्मच नहीं, शायद से पूरा डब्बा उंडेल दिया था, ऐसा उबैज को लगा। जबकि वो भी शक्ल पे मासूमियत से जाए आंखों में रोब लिए इसे खत्म करने का इशारा कर रही थी। अपनी अपनी बीवियों के डर से इन दोनों ने जैसे तैसे वो बाउल्स खत्म किए। जबकि इन दोनों को बाउल खाली करता देखकर अलवीना और अनाइजा ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा, फिर खामोशी से इनसे बाउल्स लेती वापस से किचन में चली गईं। जबकि पीछे वो दोनों दरिंदे अपनी अपनी बीवियों के शर से पनाह मांगते रह गए।